जी किसी ने कहा था कि बड़े कमजोर होते हैं वो जो पैसों के लिए अपने मुल्क को छोड़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पॉलिटिशियन जो कि नांदेड़ से है। नफरत की सियासत को हटाकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। क्या रोल है आपका वंचित आघाड़ी पार्टी के? जो कायद है प्रकाश अम्बेडकर साहब, ये एक अल्टरनेटिव खड़ा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। विजन फॉर नांदेड़ क्या है आपका? इंडस्ट्रियल कैपिटल नांदेड़ था क्योंकि यहाँ उस्मान शाही मिल, यहाँ पे मेरे समाज के लोग हैं तो सही है और अगले समाज के गलत है। लीडरों की इस सोच ने नफरत फैलाई है और बढ़ाई है। गांधी महाराज, नीतीश राणे, इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? चमचों को टारगेट करने की बजाय ये चमचों को उछालने वाले हाथ कौन से हाथ चमचे उछाल रहे हैं? ये कांग्रेस के कंधों पे जिम्मेदारी मत दो कि वो बीजेपी को हराएगी, वो बीजेपी को पालेगी, क्योंकि बीजेपी से डर के तुम वोट देते हो। जितना नीतीश राणे भौंकेगा, जितना रामगिरी भौंकेगा, उतना मुसलमान आसानी से वोट देंगे। कि मुसलमानों को, दलितों को टिकट ही देने का नहीं और खुद अपने घराने के लोग, बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर बहू आएगी, फिर पोती आएगी। अवाम भारत की, मुल्क की बहुत समझदार है, लेकिन इनको राह बताने वाले बेईमान हो गए तो क्या करें? हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सक्सेस के सफर के एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पॉलिटिशियन जो कि नांदेड़ से है और महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो आज हम उनको हमारे शो में बुलाए, कुछ इश्यूज पर बात करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हेलो सर, वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे और हमारे चैनल की तरफ से आप हमारे लिए इतना बिजी शेड्यूल में भी आप वक्त दिए हमको, तो दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाल कर हमारे जैसे एक ज़मीनी कार्यकर्ता को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो कोशिशें की है सराहनीय है। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपके रिलेटेड मैं सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी जो पॉलिटिक्स के अंदर जर्नी है, जर्नी इनटू पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने किस तरह पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा था और क्या ऐसी चीज थी जो आपको इस पॉलिटिक्स में आने के लिए मजबूर कर दी थी? अपने मुल्क की जो नींव है वो इस मुल्क का संविधान है जी। पहले की इतिहास बताया जाता है, भारत ऐसा था वैसा था, फिर उसके टुकड़े हुए, ये हुए, लेकिन सही मानों में भारत नाम का जो राष्ट्र का जन्म हुआ है वो 1947 को आज़ादी के बाद इस संविधान के नींव पर हुआ है। और अब संविधान अनुकूल इस मुल्क को बनाना, संविधान के मुताबिक यहाँ की पूरी तहजीब को बनाना, तरतीब को बनाना, सभी मजहब जाति के लोगों को समाजी इंसाफ जो संविधान देता है वो पहुँचे, इस तरतीब के अंदर नफरत को कहीं जगह नहीं है। लेकिन हम चौथी क्लास में थे तब भी हमने देखा कि जैसे ही शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया जाता था क्लास में, 2 धड़ों में पूरी क्लास बढ़ जाती थी। फिर जब हम 11वीं 12वीं में आए 91 92 में, तो तब बाबरी मस्जिद को और राम मंदिर को, कॉन्फ्लिक्ट को तूल दी गई थी, वो दौर हमने देखा। फिर लगा कि हम डेवलपमेंट, मुल्क बोलकर जो तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए नफरत की सियासत शुरू हो गई है और नफरत की सियासत को हटाकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। तो जो सियासतदानों की औलादी सियासत में आती है वो चालाकियों से अपने वजूद को बचाती है, लेकिन ऐसी फैमिली के लोग जो कॉमन फैमिली से आते हैं वो अगर सियासत में आएंगे तो वो लोग कुछ नया करने का सोचते हैं, मुल्क की खिदमत करने का सोचते हैं। तो इसलिए लगा कि पॉलिटिक्स के अंदर सूझबूझ रखने वाले लोगों को आने की ज़रूरत है और अपने मुल्क से मोहब्बत और आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले हर एक शख्स को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने कहा कि जो आपका मोटिवेशन मिला आपको वो स्टडीज़ के तौर पे मिला और जो अपना समाज है, जो इन्वायरमेंट को देखकर आपको मिला, तो उसी तरह आपने पॉलिटिक्स के अंदर जब आए तो पहले कौन सी पार्टी को आपने ज्वाइन किया था और फिर नेक्स्ट कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था, या फिर एक ही पार्टी में आप चलते आ रहे? नहीं, अभी हम पॉलिटिक्स ही करना है या पॉलिटिक्स में जाना है ऐसे कभी बचपन में और कॉलेज आयुष्य में, उम्र में सोचा नहीं था हमने, लेकिन मोड़ आते गए और फैसले लेते गए। हम लोग मजदूरों के, मेहनतकश मजदूरों के लिए काम करने वाले जो गोविंद पानसरी जी है जी, उनको हमने सच्चर रिपोर्ट की अवेयरनेस के लिए बुलाए थे और उन्होंने हमको सच्चर के प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका दिया। हमने दाभोलकर जी के साथ काम किया, जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संगठन चलाते थे, उसमें भी काम किया। फिर वहाँ पे लगा कि रैशनलिज्म को बढ़ावा देना भी संविधान की जिम्मेदारी और एक अच्छे समाज की जरूरत है। ये काम करते करते फिर ये दोनों के साथ में रहते वक्त पॉलिटिक्स की अहमियत समझ में आई
कि डेमोक्रेसी के अंदर का हर सिस्टम पॉलिटिक्स तय करती है। यानी आपके आस्थाओं के स्थल को रखने बनाने और वहाँ की सुविधा देने से लेकर तो आपके जन्म से आपके मौत तक जो सिस्टम में ये सब तय करता है वो पॉलिटिक्स के जरिए होता है। अच्छा। तो फिर जरूरत महसूस हुई चुनावी राजनीति की, तो पहली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तौर पे हम आम आदमी पार्टी में गए थे। अच्छा। लेकिन वो पार्टी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। फिर लोकसभा चुनाव आया और हमने अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की, क्योंकि हम शुरू से भी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स को मानने वालों में है। हमको लगता है अल्टरनेटिव रहना चाहिए। सही बात। और फिर प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी ने वो अल्टरनेटिव खड़ा करने का महाराष्ट्र में काम किया, तो हम उनके साथ हो लिया और आज उनके साथ में है। जैसा आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल पार्टी मतलब आपने कांग्रेस को भी ज्वाइन नहीं किया और बीजेपी को भी नहीं किया, तो ऐसा क्या था कि जैसे आपने वंचित बहुजन आघाड़ी को चुना? देखिए, राजनीति में आप क्यों आए हैं ये इसको बहुत अहमियत है जी। और आज अपने मुल्क में जो भी सियासी कल्चर आप जिसको गलत मानते हो, जिसको आप बुरा मानते हो, वो कल्चर इन दोनों पार्टियों की देन है। अच्छा। इस मुल्क के अंदर हुकूमत जिसके हाथ में सारे कंट्रोल होते हैं वो हुकूमत तो कांग्रेस की रही। फिर उस कांग्रेस ने गांधी की हत्या से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक नफरत वाली ताकतों को तो कभी भी कंट्रोल में नहीं रखा। आरएसएस को खुली छूट भी कांग्रेस नहीं दी। और कांग्रेस बीजेपी की छुपी युति है, छुपी आघाड़ी है, और ये दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी गलतियों पर उनको फायदा होता है और उनकी गलतियों पे इनको फायदा होता है। ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले पॉलिटिकल आउटफिट है। अगर आपको ये सिस्टम गलत लग रहा है, आप ये व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलना चाहते हो, तो इनके साथ में जाकर तो नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको एक वैकल्पिक राजनीति ही शुरू करनी पड़ेगी। और हमको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों आपको वो नहीं करने देंगे जो करने के लिए आपके हमारे जैसे आम लोग राजनीति में आते हैं, सियासत में आते हैं। वो करने के लिए आपको नया विकल्प ही ढूंढना पड़ता है, नया विकल्प ही बनाना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ में हमें आसानी से हासिल हो जाती है, उसमें कुछ परेशानी आती, तो आपको भी आपके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल जर्नी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस पेश आए होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपको। देखिए, जर्जर टूटने को आए वाले इस कांग्रेस के मकान में मेरी कौम 70 साल से रहती आई है। और हम अपने कौम को बोल रहे हैं कि ये जर्जर इमारत को छोड़ दो, इसकी ईंटें गिर रही है, इसका प्लास्टर गिर रहा है, इसकी छत गिर रही है, बार बार जख्मी लहूलुहान हो रहे हो, फिर भी इसी घर में पड़े हो, छोड़ दो ना इसको। आपके घर को अगर आग लग जाती है तो आप अल्टरनेट ढूंढकर घर नहीं छोड़ते हो, पहले अपने आप को बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। तो कांग्रेस वो जलता हुआ घर है जिसको पहले छोड़ना जरूरी है। इसको छोड़ो, आप जाके एक आधी पाल में रहो, झोपड़ी में रहो, टीन शेड में रहो, वहां रहकर एक नया मकान तामीर करो। लेकिन इस मकान के अंदर आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, आपके जज्बे का, आपके अकीदे का और आपके लिबर्टी का, आपके आज़ादी का, आपके जीने के हक का। आपको चाहिए वो तरीके की इबादत का, आपको चाहिए वो तरीके से कपड़े पहनने का, आपको चाहिए उस तरीके से खाने का। ये आज़ादी जो संविधान ने तो दी थी, लेकिन ये हुकूमतों ने छीन लिया और उनको छीनने में कांग्रेस बराबरी से जिम्मेदार है, क्योंकि जो कांग्रेस नहीं कर सकती वो बीजेपी से कराती है और जो बीजेपी नहीं कर सकती वो कांग्रेस से करवाती है। तो ये दोनों ने एक दूसरे की मददगार हैं ये। इसलिए हमको लगता है कि इसका अल्टरनेट खड़ा करना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आप गिरेंगे, आप हारेंगे, लेकिन फिर उठ के खड़े रहना पड़ेगा। और इससे पहले भी कई लोगों ने कोशिशें की, वो कोशिशों की विरासत को अब आपको और हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कल और आएंगे जो इस कोशिश को आगे लेकर जाएंगे। आप अपने जिम्मे, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो, आप अपने हिस्से की तामीर करो, आने वाली पीढ़ी बाकी का काम करेगी। लेकिन आप ज़हनी गुलाम बनना है या अपने जद्दोजहद करते हुए आज़ादी के लिए लड़ना है, अपने वक़ार के साथ जीना है, अपने आज़ादी को बरकरार रखना है, तो उसके लिए आपको जद्दोजहद संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपके स्टडीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, मतलब आपने क्या पढ़ा है और कुछ जॉब वगैरह है या फिर आपका कुछ बिजनेस है? देखिए, एजुकेशन इंसान को सूझबूझ के लिए एक सही शख्स बनने के लिए और एक लाइन में बोला जाए तो नेक इंसान बनने के लिए ज़रूरी होता है। सही बात। वो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, साइंस का बेसिक होता है, वो आपको एक एंगल देता है ज़िंदगी को देखने का, समाज को देखने का, और रवैया और नज़रिया तय करता है। अब हम ड्यूरिंग द कॉलेज एज हमने
एक नई राह निकाली थी इन द मिड ऑफ द डिग्री, हमने कंप्यूटर एजुकेशन में, जी। और नांदेड़ में बेसिक करने के बाद लगा कि हम तो बहुत पीछे हैं। कौन सी डिग्री तो की सर आपने? हैदराबाद में हमने वहाँ पर जेन कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया था जो एफिलेटेड विद उस्मानिया था। जी। वहाँ पर हमने पीजीडीसीए और कुछ एडवांस लैंग्वेजेस वगैरह सीखे, हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग किए, जी। और हम ये किए थे बाहर जाने के लिए। जब हमको बाहर जाने की वीज़ा आ गई तो रेल में एक बुजुर्ग मिल गए, उन्होंने कहा कि बड़े कमजोर होते हैं जो पैसों के लिए अपना मुल्क छोड़ते हैं। क्या फिर मुल्क से मोहब्बत थी, फिर लगा अपन कमजोर नहीं है, मुल्क में रहकर ही काम करेंगे। फिर जब यहाँ पे रहना तो लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा सीख कर आए हो, एडवांस सीख कर आए हो, नांदेड़ में एडवांस पढ़ाओ। फिर हम ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए, अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए, और फिर वो ट्रेनिंग सेंटर से कम उम्र में काफ़ी अच्छा सक्सेस भी मिला। आप जिस उम्र में होंगे उससे कम उम्र में मैं टीचर था, मैं आधेड़ उम्र के सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाता था। एक रिस्पेक्ट की लाइफ थी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसपी, डीवाईएसपी, आरटीओ जैसे मेरे स्टूडेंट होते थे, और वो क्लास में आने के पहले मैं कमीन सर बोलते थे मुझे, और मैं बहुत कम उम्र में वो ओहदे पर रहा। लेकिन फिर वो करते वक्त 2002 के गुजरात के वाक़े हो गए, 2004 में कारगिल के जवानों की जो शव पेटी जिसको बोलते हैं, मरने के बाद जो बॉक्स में बॉडी को रखते हैं, उसके घोटाले हो गए। तो लगा कि राजनीति का स्तर गिर रहा है, और फिर लगा कि राजनीति को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, और फिर हम इधर आ गए। आने के बाद में लॉ अपियर है, लेकिन वक्त नहीं मिलता, एग्ज़ाम आ गई कि कोई एक्टिविटी आ जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह लॉ निकालने की ख्वाहिश है, उसको कंप्लीट करेंगे। वकालत ज़रूरी है, अपने भी जितने सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप हुई है वो लॉ एजुकेटेड रहे हैं, तो उसको कर लेंगे। लेकिन अभी दुनिया और तजुर्बे, ये भी बहुत बड़ी किताब होती है, और तजुर्बों के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। और एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, आपका रोल इन वंचित अघाड़ी, मतलब क्या रोल है आपका वंचित अघाड़ी पार्टी के अंदर? हमारे जो कायद है प्रकाश अम्बेडकर साहब, ये एक अल्टरनेटिव खड़ा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका नज़रिया और हमारा नज़रिया एक है कि एक अल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि जो सरमायादार सियासतदान है इनको अल्टरनेट नहीं चाहिए, इनको आपको अल्टरनेट नहीं देना है। वो इस मुल्क के 80% आबादी को सिर्फ वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, और 20% कौमें हैं जिनको वो हमेशा इख्तिदार में रखना चाहते हैं। 288 एमएलए हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 182 एक ही जाति से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं। उस जाति का पॉपुलेशन में रेशियो वो बताते हैं कि 30-35% है, लेकिन उनका सरकार में या असेंबली में का हिस्सा वो 2/3। तो फिर इसका मतलब है कि वो जिस जगहों पे जाके बैठे हैं उस जगह पे किसी और मुस्तहिक समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन ये पार्टियां उनको नहीं मिलने देती। उस जाति में के भी, जो जाति से वो लोग आते हैं, उस जाति में के भी 30% भी आबादी कवर नहीं करती, वो लोग हुकूमतों में हैं, और उसी जाति के 70% लोग जो है वो सत्ता के बाहर है। आज इस मुल्क में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खुदकुशी जो किसान करते हैं उसमें 80% किसान भी उसी जाति से आते हैं। यानी वो जाति के भी लोगों ने अपनी ही भी जाति के लोगों के मसले हल नहीं किए, उन्होंने अपने ही जाति को इंसाफ नहीं दिया, वो आपकी जाति को नहीं देने वाले। तो इसके लिए फिर जो लोगों को महरूम रखा गया चुन के आने से, इलेक्शन लड़ने से, सत्ता में आने से, उन महरूम तबकों को, महरूम यानी वंचित, उन महरूम तबकों को इख्तिदार में लाने की कोशिश ये प्रकाश अम्बेडकर साहब करते हैं। उस टीम के अंदर अपने को जो भी हिस्सेदारी मिले वो हिस्सेदारी बड़ी है, जो भी मौका मिले वो बड़ा है। वैसे तो प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में जो महाराष्ट्र की कमेटी काम करती है, उस कमेटी में जो 15-20 लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन 15-20 लोगों में एग्जीक्यूटिव रोल में हम रहे हैं, और उन्होंने सब मौके दिए हैं। मैनिफेस्टो बनाते वक्त लोकसभा 2019, विधानसभा 2019, लोकसभा 24, उसके अंदर अहम रोल खासतौर से माइनॉरिटीज का जो मैनिफेस्टो वंचित बहुजन आघाड़ी ने अब तक बनाया है, वो मैनिफेस्टो 70 साल से वोट लेने वाली कांग्रेस उसके 50% भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं ले सकती है। जो हिम्मत
जो दिलेरी प्रकाश अंबेडकर साहब ने माइनॉरिटीज के इश्यूज को, माइक्रो ओबीसी के इश्यूज को लेके दिखाई है, वो कोई और नहीं ले सकता। विजन फॉर नांदेड़ क्या है आपका, मतलब क्या होने इन फ्यूचर में जब आप नांदेड़ के अंदर इलेक्ट हो जाएंगे तो क्या क्या प्लान्स है आपके नांदेड़ के लिए? देखिए, नांदेड़ जो है वो निज़ाम स्टेट के दौर में स्टेट की इंडस्ट्रियल कैपिटल था, यानी उसको औद्योगिक राजधानी कहेंगे जी। और ये कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल नांदेड़ था, क्योंकि यहाँ उस्मान शाही मिल थी और वो उस्मान शाही मिल पूरे शहर को बिजली सप्लाई करने का काम भी करते थे, पूरे शहर को रोजगार देने का काम करते थे। उसके अलावा उसके बाद भी, आज़ादी के बाद यहाँ जो इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, वो इंडस्ट्री के अंदर हजारों लोगों को काम मिलता था और मुल्क भर के लोग नांदेड़ आते थे रोजगार के लिए। अच्छा। आज वही नांदेड़ बेरोजगारी का अड्डा बन गया है और नौकरी के लिए और अच्छे तालीम के लिए लोग पुणे बॉम्बे में जाते हैं, लेकिन वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए माँ बाप और फैमिली को नांदेड़ में रखते हैं। तो ये एक लेबर बस्ती बन गई है हमारा नांदेड़। यहाँ पढ़े हुए डबल ग्रेजुएट लोग फल का गाड़ा लगाने पे मजबूर है, सब्जी का गाड़ा लगाने पे मजबूर है, ऑटो रिक्शा चलाने पे मजदूर है, बांध का मजदूरी करने पे मजबूर है, या फिर कोई गलत सलत काम करने की उन पे नौबत लाई जाती है। जिनको 2 नंबर का काम, गुनहगारी नहीं करनी है, क्राइम नहीं करना है, वो लोगों को ऑप्शन क्या है? तो ऑटो चलाओ, फल का गाड़ा लगाओ, सब्जी का गाड़ा लगाओ या मजदूरी पे जाओ। यानी पढ़े लिखे नौजवानों पे भी ये नौबत आई है। तो नांदेड़ को लेकर विजन यही है कि एमएलए बनने के बाद असेंबली में ये सवाल उठाएं कि एमआईडीसी की सैकड़ों एकड़ जमीनें जिसपे कब्जा करके भूमाफिया बैठे हैं, या तो वो इंडस्ट्री शुरू करके रोजगार दे, नहीं तो जगह खाली करे। हम बेरोजगार बच्चों को वहां पे कोऑपरेटिव कल्चर पे, इंडस्ट्रियल कल्चर पे उनको जमीनें देंगे और बैंकों से कर्ज मुहैया करा के इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ताकि उद्योजक बने और एक एक उद्योजक के पास में 100-500 लोगों को रोजगार के मौके मिले। बिल्कुल। नांदेड़ 2 नदियों में बसने वाला शहर है, लेकिन नदियों के अंदर इतना पोल्यूशन है कि वो नदियों का पानी पीने के लायक नहीं रहा। उसकी शुद्धिकरण और स्टोरेज को लेके कोई फैसिलिटी नहीं है। बरसात चालू होने के बाद में 12 के 12, 15 के 15 दरवाजे खोल देने पड़ते हैं, पूरा पानी बहकर चला जाता है, लेकिन वो पानी पीने के लिए यहाँ पे 8-8 दिन में एक बार पानी छोड़ा जाता है, टैंकर माफिया ला के लगाए जाते हैं। मुझे लगता है बेसिक चीजें थी जो अब तक होनी चाहिए, लेकिन असेंबली में इनको लेकर कोई उठाता नहीं है, सरकारों के जहन इस पे लाता नहीं है। हम जब खड़े होंगे जी, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हम क्रिमिनल है, ना तो हम स्टैब्लिश्ड है, ना हमारे पास में कोई पूंजी है ऐसी कि हमारे ऊपर कोई ईडी बीडी की, सीडी की, सीबीआई की कार्रवाई होगी। हमारा चरित्र क्लियर है, हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं और उस सरकार को झुकाएंगे और अपने नांदेड़ जिले के अंदर ये डेवलपमेंट के इशू के साथ साथ चैन और अमन और भाईचारे का काम करेंगे। ये संतों की भूमि है। यहाँ पर आप देखेंगे कंधार शरीफ के अंदर, यानी पूरे दुनिया में जो बुजुर्गाने दीन के लिए, औलिया के लिए लोग दुनिया भर से जहाँ जहाँ आते हैं वो कंधार शरीफ में भी आते हैं। यहाँ पे बुजुर्गाने दीन भी है, यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी है, उनकी कर्म भूमि भी रही है और यहीं पे गुरता गद्दी को उन्होंने गद्दी सौंपी थी, गुरु का दर्जा दिया था। तो ये जो जमीन है, यहाँ संत रहे हैं, यहाँ पर संतों का वार रहा है, उनका भाईचारे का संदेश रहा है, लेकिन फिर भी नांदेड़ सेंसिटिव है, फिर भी नांदेड़ दंगों के लिए माना जाता है, फिर भी नांदेड़ में बात बात पे टेंशन होता है, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ तन दिख के खड़े हो जाते हैं, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ निवेदन देते हैं, फिर भी एक दूसरे के सनों पर पुलिस को सरदर्द हो जाता है और दीवारें खड़ी करनी पड़ती है। एक समाज की रैली जा रही है तो दूसरे समाज के बस्ती पर नफरत की दीवार खड़ी कर देनी पड़ती है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंके नहीं। तो फिर आप ये दीवार खड़ी करते हुए संविधान को अनुकूल भाईचारा खड़ा नहीं कर सकते जब तक लीडरशिप के अंदर वो किरदार नहीं आएगा कि गलत को गलत बोलने का, चाहे कोई भी रहो। यहाँ पे मेरे समाज के लोग हैं तो सही है और अगले समाज के गलत है, ये सोच ने, लीडरों की इस सोच ने नफरत फैलाई है और बढ़ाई है। मेरे समाज का भी आदमी गलती करेगा तो मैं उसकी गलती को गलती बोलूंगा और दूसरे समाज का आदमी भी गलती करेगा तो उसको मैं गलती बोलूंगा। मैं किसी को भी संविधान और कानून के नजर से देखूंगा, सही के साथ खड़ा रहूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। इस नीयत से अगर लीडर खड़े होना चालू हो जाएंगे ना तो किसी भी शहर और जिले के अंदर नफरत नहीं फैलेगी, अमन फैलेगा। अफसोस कि ये होता नहीं है। अफसोस कि हम गलत है तो मेरे कौम का है, गुनहगार है तो मेरे कौम का है, बलात्कारी मेरे कौम का रहेगा तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। इस सोच ने, इस बेईमानी ने लीडरशिप को और पॉलिटिक्स को खोखला बना दिया है। इस लीडरशिप के खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा।
इस खोखलेपन के खिलाफ करना पड़ेगा। ईमानदारी से लीडरशिप आपको निभानी पड़ेगी। गलत को गलत बोलना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे धर्म जाति का क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ वाला क्यों ना हो, चाहे वो तुमको गाली देने वाला रहे या तुम्हारी तारीफ करने वाला रहो। गलत को गलत बोलने का दमखम अगर दिखाएंगे तो फिर शहर में अमन आएगा, अदल और इंसाफ आएगा। और ये अदल और इंसाफ का संदेश देने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर समाज, हर कौम के लोग एक दूसरे को साथ में आकर ऐसे सोच को, ऐसे विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, और एक चीज, जो रिसेंटली जो नांदेड़ क्राइम रेट जो बढ़ गया था नांदेड़ के अंदर, आई थिंक मे बी 3rd नंबर पे चले गया था महाराष्ट्र के अंदर, तो इसकी मेन वजह क्या थी सर बेरोजगारी। आपके हिसाब से बेरोजगारी है। जिन हाथों को काम देना चाहिए आप उनको काम नहीं दे रहे, और जो लोग काम करना चाह रहे हैं, गाड़ा लगा रहे हैं तो आके डंडा मार के उठा देते हो, फल बेच रहे हो तो उनके कांटे निकाल लेते हो, उनके फल फेंक देते हो, उनके गाड़ी जब्त कर लेते हो, ऑटो चलाते हो तो पीटते हो, ऑटो को मारते हो, ऑटो वालों को मारते हो। रूल्स भी फॉलो आप ईमानदारी से, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ईमानदारी से मेहनत करने वाले मेहनत कशों की जी इज्जत और एहतराम आपको हर समाज, हर धर्म सिखाता है। आप उनको पीड़ित बना रहे हो। डिसिप्लिन की बात जहां तक है तो डिसिप्लिन पहले सरकार और प्रशासन में आनी चाहिए जी। आप ये कहते हो कि यहाँ गाड़ा मत लगाओ, आप ये कहते हो यहाँ पे ऑटो खड़ा मत करो, लेकिन आप पहले ये कहो यहाँ गाड़ा लगाओ, ये हॉकर जोन है। अगर उनको तुमने हॉकर जोन दे दिया, फिर वो उसके बाहर जाएंगे तो कार्रवाई करो ना। आज कहाँ है हॉकर जोन? 15 साल से हम मांग रहे हैं। आज ऑटो के लिए आप पर्याप्त स्टॉप दीजिए, ऑटो के लिए पर्याप्त लेन दीजिए, ऑटो के लिए पर्याप्त आप डिसिप्लिन के हिसाब से उनको जगह दीजिए, सम्मान दीजिए। अगर वो उसको छोड़ के आएंगे तो फिर कार्रवाई कीजिए। आप ये देते नहीं हो। एक गाड़े वाला आपको दिक्कत अड़चन लगता है, लेकिन रास्ते पे फुटपाथ के अंदर अमीरों की कारें साल साल खड़े रहती है, महीनों महीनों खड़े रहती है, धूल इतनी 2-2 इंच की धूल उसके ऊपर जम जाती है, मगर उस गाड़ी को आके नोटिस नहीं देते आप। अगर पार्किंग दी है सड़क के किनारे पर तो वो पार्किंग घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए होगी ना जी। महीनों के लिए तो नहीं है। आज नांदेड़ में 100 से ज्यादा कारें हैं जो महीनों से पार्किंग में पड़ी हुई है, तो किसी और को पार्किंग का स्लॉट नहीं मिल रहा है। आप वो सैकड़ों कारों को पे कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन 5-50 गाड़ी वाले लगा देंगे तो उन पे कार्रवाई करते हो। आपके नजरिए का प्रॉब्लम है, आपके नीयत का प्रॉब्लम है। अगर नजरिया और नीयत साफ होगी तो अमन से और चैन से सिग्नल फॉलो होता है। कई एरिया में सिग्नल फॉलो होता है, इसलिए सिग्नल फॉलो होता है कि वहां पे वो ट्रैफिक पुलिस वाला ईमानदारी से ड्यूटी को खड़ा है तो पब्लिक भी ईमानदारी से सिग्नल को फॉलो करती है। लेकिन आप कोने में ठहर के चिरीमिरी करोगे तो फिर ट्रैफिक फॉलो करने की जरूरत महसूस नहीं करती पब्लिक। पब्लिक चाहती है कि प्रशासन में भी ईमानदारी आए तो फिर पब्लिक भी ईमानदार हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये सवाल है कि सरकारों को और प्रशासनों को अपनी ईमानदारी पहले दिखानी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आवाम भारत की, मुल्क की बहुत समझदार है, लेकिन इनको राह बताने वाले बेईमान हो गए तो क्या करेंगे? इसीलिए क्राइम रेट तो इतना क्राइम, यहां पर आप छुरी, खंजर, तलवार छोड़ दो, बंदूकें ले लेके घूम रहे थे लोग। हर 2-4-8 दिन में बंदूकें, कट्टा बोलते हैं उसको गावरान भाषा में, हाँ, बंदूक को, गावठी बंदूक जो होती है, बंदूकें मिल रही है नौजवानों के पास में। 3-3 बंदूकें मिल रही है, कारतूस से मिल रहे हैं, गोलियों से मारा जा रहा है। ये नांदेड़ में जो 2-5 साल पहले बंदूक का तस्वुर नहीं था, इन कुछ सालों में बंदूकें आई है। तो कहां से आ रहा है ये? क्यों आ रहा है ये? कौन ला के दे रहा है? ये क्राइम कौन बढ़ा रहा है? क्यों पढ़े लिखे नौजवानों को ये क्राइम की तरफ ढकेला जा रहा है? आप उनको रोजी रोटी के मौके दोगे तो आप उनसे, क्राइम से वो मुक्त रहेंगे। नहीं दोगे तो शौक पानी, आईफोन का शौक लगेगा तो फिर वो किसी भी तरीके से क्यों ना आए, वो तो लाना चाहेगा। तो समाज की तरबियत करना भी शिक्षा संस्थाओं का जिम्मेदारी होती है। हम खाली होड़ लगा दिए पढ़ाई के नाम पे, डिग्री और सर्टिफिकेट की, लेकिन हम उनको नैतिक तालीम नहीं दे रहे, मॉरल एजुकेशन नहीं दे रहे, हम उनको सही गलत नहीं बता रहे। तो ये अवेयरनेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन, प्रशासन, यूनिवर्सिटी की है। लेकिन कभी आएंगे माँ बाप की कुछ गलती, आपने माँ बाप के पास उतने लम्हे नहीं छोड़े कि वो अपने औलाद के साथ में तरबियत के लिए कुछ वक्त दे पाए। आपने उनको उनके कामों में इतना मुलविस कर दिए कि वो अपने इंस्टॉलमेंट फेरने में बेचारे परेशान हो गए।
तो उनको मालूम है कि 2 दिन अगर छुट्टी मारूंगा और सैलरी कटेगी तो मेरा गाड़ी का हफ्ता नहीं जाएगा, मेरा घर का हफ्ता नहीं जाएगा, फिर अभी प्लॉट लेना है, फिर घर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, कम में करोगे तो फिर नाम रखने वाले आ जाते हैं, फिर हमको नहीं बुलाया, तुमको नहीं बुलाया था। वो भी तो बेचारे फंसे हुए जंजाल में। इस जंजाल में से आज़ाद होंगे तो औलाद की तरफ देखेंगे ना, लेकिन सिर्फ माँ बाप पर इल्ज़ाम देकर तरबियत का हम छोड़ नहीं सकते। सरकारों ने व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि वो व्यवस्था वैसी बने। मैं एक ही बहुत बड़े मिनिस्टर रहे वाले शख्स से मैंने सुना था कि वो जापान गए, उसके घर में किसी के घर में गेस्ट हाउस बन के रहे, वहाँ लॉज नहीं है, वहाँ पे गेस्ट बन के रहे, और गेस्ट बन के 3 दिन गुजारने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उनको लगा यार अपने मकान मालिक ने अपने को घर के जैसा रखा, खिलाया पिलाया, उनको कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो वो इंडियन एक स्टोर से गिफ्ट खरीदा। तो फिर वो दुकान वाले ने कहा कि आप जापानीज हो क्या? हो? बोला नहीं इंडियन हो। बोले आपका पासपोर्ट दो। बोले क्यों? बोले आपको टैक्स अप्लीकेबल नहीं है तो ये चीज़ सस्ती हो जाती है। तो उसने पासपोर्ट दे दिया और उसके नाम से बिल बन गया और कुछ तो भी 10-20% का टैक्स कम हो गया। उसने सस्ते में गिफ्ट खरीदा, आकर अपने मकान मालिक को दे दिया। तो मकान मालिक ने कहा कि भाई ये मेरे लिए लाया? बोले हाँ मेरे लिए लाया। बोले आपने इसको कहाँ से खरीदा? बोले स्टोर से। बोले बिल बताइए। बोले बिल क्या करना है? बोले नहीं, अगर आपने इसको इंडियन बन के खरीदा होगा तो ये आपको इंडिया लेकर जाने के लिए बेचा है। अगर आपने इसको जापानीज को देने के लिए खरीदा होगा तो मेरी सरकार का टैक्स लगा होगा। बिल देखे तो बोले टैक्स नहीं है। उसने बोला आप बिल दे दीजिए, ये टैक्स मैं भर दूंगा। वो इंडियन बोला अरे नहीं नहीं मैं भर देता हूँ, आपको देना है। बोले नहीं नहीं ये आपके लिए बिना टैक्स का ही रहेगा, लेकिन जापान में इसको इस्तेमाल करने के लिए मेरी सरकार का टैक्स भरना मेरी जिम्मेदारी है। और वो टैक्स उसने भरा। ये जापानीज में नेशनलिटी कहां से आई? माँ बाप ने सिखाई क्या? वहां की व्यवस्था सिस्टम वैसा बनाया कि लोगों को लगे इट्स माय नेशन, ये मेरा नेशन है, इसका नुकसान मेरा नुकसान है। लोगों को टैक्स भरने के लिए, ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए जिद आए लोगों में कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरूंगा ईमानदारी से। आज लोग तो बड़े बड़े सीए लगाते हैं टैक्स को चुराने के लिए। क्यों सीबीआई और इनकम टैक्स को रेड करने पड़ रहे हैं? तुमने यहां पर ऑनेस्टी नहीं बताई। सरकारों में ऑनेस्टी नहीं है, सरकारों में ईमानदारी नहीं है, तो आवाम से ऑनेस्टी क्यों करते? आप तो खून चूस रहे हो। एक चीज पे एक बार टैक्स नहीं ले रहे हो आप। कच्चा माल खरीदो टैक्स दो, माल बनाते टाइम पे टैक्स दो, होलसेलर को बेचते टाइम पे टैक्स दो, रिटेलर को बेचते टाइम पे टैक्स दो, रिटेलर से आवाम खरीदते वक्त टैक्स दो। आप अगर जीएसटी वन नेशन वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स बोल रहे हो तो फिर आपने पेट्रोल पंप के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगाया? वैट क्यों लगाया? अगर जीएसटी लगा दोगे पेट्रोल पंप पे, आज भी अगर पेट्रोल पंप पे जीएसटी लागू हो गई तो 50% पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी का रूल है 12% के ऊपर ले नहीं सकते, बिल्कुल 18% के ऊपर ले नहीं सकते। आप तो 60% वैट ले रहे हो, 3 गुना ले रहे हो आप वहां पे। तो सरकार की बेईमानी नहीं है क्या? अगर सरकार बेईमानी है, आवाम को लूटने के लिए अगर ये टैक्स के आड़ में आवाम को गब्बर सिंह बन के लूट रही है, डाकू बन के लूट रही है, तो आवाम भी तो सरकार से अपने आप को बचाएगी। वो सरकार से बचेगी। डाकुओं से लोग बचते हैं, डाकुओं पे सरेंडर होके माल नहीं लौटाते। सही बात। लोगों ने दिया है, संतों को दिया है, सूफियों को दिया है, फकीरों को दिया है जी। भला काम करने वालों को अपने जेब से लोग पैसा निकाल के देते हैं, लेकिन सरकार से पैसा चुराते हैं, बचाते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि सरकार को चोर मानते हैं, डाकू मानते हैं, लुटेरा मानते हैं। सरकार ईमानदार बनेगी तो आवाम भी उनको टैक्स देगी, और एक बार सरकार में ईमानदारी रहेगी तो आवाम में भी ईमानदारी आएगी। जी, चौकीदारी चोर है। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि ये खाली मोदी वाला चौकीदार चोर है, कांग्रेस वाला चौकीदार भी चोरी था। अच्छा, इनकी जहां हुकूमत है वो भी चोरी है, इनमें ऑनेस्टी आई नहीं है। और उसके लिए तुम्हारे हमारे जैसे आम लोग समाजी चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आए पॉलिटिक्स में। यूथ ये सोच कर आए कि मेरे को दौलत शोहरत के लिए नहीं, मुझे बदलाव के लिए अहदा चाहिए। आपको आवाम अहदा भी देगी, साथ भी देगी, सपोर्ट भी देगी, दुआ भी देगी, वोट भी देगी, लेकिन आपको अपना किरदार साबित करना पड़ेगा। आपका किरदार साबित है तो आवाम पैसे के लिए नहीं, दबाव के लिए नहीं, अच्छे किरदार के साथ में भारत की आवाम खड़ी है। भारत का डीएनए है जी। बगावत भारत का डीएनए है। ईमानदार और हक के लिए लड़ना ये भारत का डीएनए है, भारत के समाज का डीएनए है। लेकिन उनको मौका, उनको पहले लगे कि लड़ने वाला ईमानदार है, उसके साथ आवाम खड़े रहती है। ये इश्यूज को मैं साइड में रखते हुए एक अलग इश्यूज पे बात करना चाहूंगा। मुस्लिम इश्यूज जो रिसेंटली हो रहे, चैलेंजेस जो मुस्लिम के ऊपर आ रहे हैं, उन सारे इश्यूज को मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जो रिसेंटली जो बहुत क्रेज में था मामला,
रामगिरी महाराज, नीतीश राणे, इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर क्या फैसले ले? देखिए, आपके नजरों के आगे चमचे उछल रहे हैं और एक चमचा उछलता है, आप वो चमचे का पीछा करते हो जी और वो चमचे को मारते हो, हटाते हो, फेंकते हो। मैं कहता हूं कि ये चमचे पकड़ने की बजाय, चमचों को टारगेट करने की बजाय, ये चमचों को उछालने वाले हाथ कौन से हाथ चमचे उछाल रहे हैं? हम चमचों को देखते हैं, चमचों से लड़ते हैं, चमचों की मुखालिफत करते हैं, लेकिन ये चमचे उछालने वाले हाथ कौन से हैं? उन हाथों को काटना पड़ेगा। क्या बात, उन हाथों को काटो, उस सोच को काटो, उस मफाद परस्त सियासत को काटो। लेकिन हमने ये जिम्मा जो अपने कंधों पर है वो किसी और को दे दिया। हमको लगता है कि हमको बीजेपी को इलेक्शन में हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे देंगे तो मसला हल होगा। नहीं होगा। आपने 1980 के बाद से बीजेपी को हराने की सियासत की है। आपने 80-90 से बीजेपी को हराने के लिए वोट डाल रहे हो। जब से तुम बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होते होते वोट डाल रहे हो, तब से बीजेपी कमजोर नहीं हो रही है, ताकतवर हो रही है। क्यों हो रही है? जब आप मुत्तहिद होके अपना डेवलपमेंट नहीं, अपने तालीम का एजेंडा नहीं, अपना मैनिफेस्टो नहीं, अपने को क्या मिल रहा सोच रहे नहीं, अंधे बनकर वोट डाल रहे हो आप सेक्युलर पार्टी बोलकर कांग्रेस को कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी हार क्यों नहीं रही है? बीजेपी एक बार तो रुक के सोचो। ये कांग्रेस के कंधों पे जिम्मेदारी मत दो कि वो बीजेपी को हराएगी, वो बीजेपी को पालेगी, क्योंकि बीजेपी से डर के तुम वोट देते हो। जितना नीतीश राणे भौंकेगा, जितना रामगिरी भौंकेगा, उतना मुसलमान आसानी से वोट देंगे। लोकसभा में जब मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे तो उनको वापस वही ट्रैक पे रखना है, वापस उनको सेक्युलर के नाम पे कांग्रेस का वोटर रखना है। इसलिए मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए चमचे उछाले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को चुन के लाकर तुम्हारे मसले हल हुए क्या? महाविकास आघाड़ी के इतने एमपी तुमने चुनकर दिए। वक्फ का कानून जब संसद में आया, वॉकआउट किया हरामियों ने। रामगिरी और नीतीश राणे में तो जब उन्होंने ये बेहुदा चीज की तो उसके ऊपर आपने क्या इम्पैक्ट किया, मतलब क्या फैसला लिया आपने, कुछ करा उसके ऊपर? देखिए, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसी क़यादत है जिन्होंने आज से 4 साल पहले भांप लिया था कि मुस्लिम नौजवानों को अलग अलग तरीके से दहशतगर्दी का, लव जिहाद का करने के बाद भी सब्र से नौजवान रह रहे हैं और फिसाद होने से टाल रहे हैं। तो मुसलमानों के सबसे बड़े जज्बे पर ठेस देने के बाद ही मुसलमान रास्तों पे उतरेगा। इस नीयत से आरएसएस साजिश कर रही है कि मुसलमानों के जज्बातों को भड़काने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करेगी और बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने एक कानून का ड्राफ्ट बनाया, पैगंबर बिल, और वो असेंबली में पेश किया एक टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसी के जरिए कि पैगंबर बिल लाओ। कोई भी शख्स अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दिगर लोगों की भी किसी महामानव की अगर बेहुरमती करता है तो उसको 14 साल से जायद सजा का प्रावधान हो और महीनों तक उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आज 295A के तहत क्या होता है, उसको अरेस्ट का भी प्रोविजन नहीं है, खाली पुलिस स्टेशन में लाते हैं, आप पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तक वो पिछले दरवाजे से छोड़ देते हैं। तो उस पर सही मालूम है एनसी के जैसा गुना दाखिल होता है, कड़ी सजा अगर रहेगी, महीनों तक उसको बेल नहीं हो रही है, महीनों जेल में सड़ रहा है गुस्ताख, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा बेहुरमती करने की। और ये भांप कर उन्होंने कानून का ड्राफ्ट दिया। तब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, एहतिजाज किया, आंदोलन किया, हम जेलों में गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने पैगंबर बिल पे न चर्चा की न वो कानून लागू किया। अब बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते। अब कानूनी दायरे में जब ये रामगिरी का स्टेटमेंट आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नांदेड़ में उसके लिए वेरी फर्स्ट आवर में हमने उसकी कंप्लेंट दी और सभी को साथ में लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई। कानूनी दायरे में हम यही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कानून बनाने पे सरकार को मजबूर कर देंगे तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस मुल्क के अंदर किसी के भी अकीदे के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बेहुरमती नहीं होगी। एक ऐसे कड़े कानून को बनाने का काम और असेंबली और पार्लियामेंट में ये बिल को उठाने का काम करना पड़ेगा और ये ईमानदारी से जो कर सकेंगे, ऐसे नुमाइंदे ज्यादा चुनकर दे देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कानून बनना। बहुत कानून बनते हैं, सरकार को नहीं चाहिए ऐसे कानून भी बनते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कानून 14, 16 साल, 18 साल सरकार नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन दाभोलकर साहब की कुर्बानी के बाद कानून बनाना पड़ा। तो साला हम देंगे ना कुर्बानियां देंगे, लेकिन कानून बनाने पे मजबूर करेंगे।
तो फिर ये कानून अगर आ जाएगा तो हमारे अकीदों की हिफाजत होगी, उसकी बेहुरमती होने से हम बच पाएंगे। चमचे सामने आते रहेंगे और ऐसे गुस्ताख तो पैदा कर रही है, ये तो हर दिन एक फैशन बना देंगे बेहुरमती करने का। किस किस से लड़ोगे आप? चलती ट्रेन में से पत्थर फेंकने वालों की तादाद बढ़ गई तो आप अपने काम धंधे छोड़ के रेल का पीछा तो नहीं कर पाओगे ना। तो ठोस उपाय करो, ठोस उपाय, ठोस इलाज ढूंढो, और ठोस इलाज है इसके ऊपर एक कड़क कानून बनना चाहिए। असेंबली और पार्लियामेंट के सेशन को हला देना चाहिए कि आप ये बेहुरमतियां बंद करो। अकेले मुसलमानों के अकीदे के साथ नहीं, किसी भी मजहब के अकीदे को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़क कानून बने। ये डिमांड हर मजहब के लोग आपको साथ देंगे। आप ईमानदारी से अगर सब धर्म का आदर कर रहे हो तो सब धर्म के लोग, कोई नहीं चाहेगा ना उनके महामानव का या उनकी किसी जज्बात को ठेस पहुंचे, वो साथ में आएंगे आपके। तो ये मुझे लगता है कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। सर, जैसे कि पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, एकदम कम है, तो उसकी वजह, मतलब जैसा आपने बहुत सारी चीज़ों की वजह बताई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें बताई, तो उसकी एक मेन वजह पूछना चाहूँगा। सेक्युलर पार्टियां, अच्छा, जिनको तुम जिंदा रख रहे हो वही तुम्हारी क़यादतें ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार है। ये आपकी क़यादत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस नांदेड़ में आप बैठे हो आज, इस नांदेड़ शहर में 1962 से लगातार 3 बार एक मुसलमान शहर से एमएलए बनते थे, सैयद फारूक पाशा जी। उसके बाद वो एमएलसी भी रहे। उसके बाद पब्लिक में से कांग्रेस के खिलाफ प्रोफेसर नूरुल्लाह खान इसी नांदेड़ में वोट लेकर चुनकर आए। इसी नांदेड़ में दलित समाज का एमपी रहे वाला है। इसी नांदेड़ में ब्राह्मण समाज का एमएलए रहा है। नांदेड़ की आवाम ने काबिलियत के हिसाब से आमदार खासदार चुने थे। लेकिन यही कांग्रेस ने जात पोड़ जात का, धर्म और जाति का राजनीति करके ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों को, दलितों को टिकट ही देने का नहीं, और खुद अपने घराने के लोग, बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर बहू आएगी, फिर पोती आएगी। शंकरराव चौहान यहाँ पे नगर सेवक से नगर अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री, बेटा यहाँ आमदार खासदार मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर वो खासदार बन गया तो उसकी बीवी यहाँ आमदार, अब उसकी बेटी यानी शंकरराव की पोती, अब वो विधानसभा चुनाव के लिए गई है और वो लिख रही है पोस्टर के ऊपर, विकासाचा वारसा। अरे ते विकासाचा वारसा नाही भाई, ते विनाशाचा वारसा आहे। तुझ्या आज्याला जेव्हा नांदेडकरांनी सत्ता दिली होती तेव्हा इथे इंडस्ट्री होते, उद्योग होते, रोजगार था, इंडस्ट्री थी, मजदूरों को काम मिलता था और नांदेड़ बहुत खुश था, सुख में, अच्छी सुख में था। अब तेरे दादा के बाद तेरे दादा ने, तेरे पप्पा ने, तेरे मम्मी ने चुनकर आके सत्ता लिए, पूरे धंधे बेच डाले, जमीना बेच डाले, सूद गिरनी, टेक्सकॉम बेच दिए, जमीनों की प्लाटिंगा कर दिए तुम्हारी हुकूमत में। तो विकास का हुआ, विनाश हुआ ना। फिर तू विरासत संभाल रही है तो विकास की नहीं संभाल रही है मेरी बहन, तू विनाश की विरासत संभाल रही है और फिर तू अगली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए खुद सियासत में दावेदारी कर रही है। हमको ये घरानों को बंद करना पड़ेगा। आम आदमी, आम कार्यकर्ताओं को चुन के लाना पड़ेगा, वो करेंगे विकास, वो इस विनाश के खिलाफ खड़े रह सकते हैं। उनका जुनून, उनका जोश, उनकी ईमानदारी, उनका किरदार ही इस सिस्टम के खिलाफ लड़के अच्छी सिस्टम बना सकता है। सर, इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट पॉलिसीज के बारे में बोलना चाहूँगा मैं, जैसे कि CAA, NRC और जो भी ये रिसेंट लॉस आए वाले हैं उनके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? वो लॉस ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है? हम उनको, मुस्लिम जो कौम है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? भारत का हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता था। जनसंघ के सिर्फ 2 ही खासदार थे। जब बीजेपी बनी 2 ही खासदार थे, 2-4 खासदार वाली पार्टी थी। इनको हिंदुओं के वोट लेने के लिए हिंदू वोट पैदा करने वाली मशीन मस्जिद मंदिर का वाद बनाए, बराबर है। तो ये मस्जिद और मंदिर का इशू आपके जज्बात का इशू है, लेकिन उनके लिए सियासत का इशू है, उनके लिए सत्ता का इशू है, उनके लिए सरकार में आने का इशू है। तो वो उनको वोट देने वाली फैक्ट्री होती है, बराबर है। 370 वोट देने वाली फैक्ट्री, 3 तलाक वोट देने वाली फैक्ट्री, CAA NRC वोट देने वाली फैक्ट्री, वक्फ अमेंडमेंट बिल वोट देने वाली फैक्ट्री है। हम इसको समझ के काम नहीं कर रहे, हम उनकी साजिश को अमल में लाने वाले गुनहगार हैं। वो बोलते उठ के खड़े हो जा, हम उठ के खड़े हो जाते। अरे वो तुम्हारा दुश्मन है, वो बोल रहा है अभी लड़ो तो अभी मत लड़ो, सब्र से काम लो, अपने हिसाब से लड़ाई लड़ो। दुश्मन बोल रहा है हमला करो, क्योंकि वो तैयारी में है और आप गफलत में हो।
तब उसको बोलो नहीं करते, जा फिर आप तैयारी करो और फिर हमला करो। देखो कठपुतली बना दी हमको तो क्या सीख है खूबसूरत, सुलह हुदैबिया हुआ, सुलह हो गई, सुलह हुई, 2 कदम पीछे लिए, लेकिन पीछे लेके जाके सोए नहीं थे कि कोई तो भी आएगा लड़ने को। सहाबियों को हुक्म था चारों तरफ फैल जाओ। क्या हुक्म था? भूखे को रोटी खिलाओ, नंगे को कपड़ा दो, मजलूम की लड़ाई लड़ो, अखलाक का मुजाहरा करो, दावत का काम करो, दीन को फैलाओ, जालिमों के खिलाफ लड़ो, मजलूमों के साथ हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। जब ये काम हुआ, 10 साल का मुआहदा था, चंद महीनों में जब ये काम हुआ चारों तरफ, और फिर हुक्म हुआ मक्के की जानिब चलो, ये हुजूम बन गया, हुजूम बन गया। तब तो खुरे चाहते थे लड़े, मुखालिफिन चाहते थे लड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला, यही साजिश है, लड़ना नहीं है, सुलह। लेकिन सुलह के बाद सोना नहीं है, तैयारी को लगो, दावत में लगो, खिदमत में लगो, जंग की तैयारी में लगो, मजलूमों के लिए लड़ने में लगो, जालिमों के खिलाफ लड़ो, और फिर हुजूम और फिर फतेह। सिंपल फार्मूला है, आप ही नहीं कर रहे हो तो जाना नहीं चाहते मजलूमों के साथ। तुम कांग्रेस को वोट दे रहे अंधे बन के, एक बार आप दलित पिछड़े आदिवासी को वोट दे के देखो, साला वो चुन के नहीं भी आएगा ना, रास्ते पे उतरेगा तुम्हारे लिए। और कम वक्त अपने को समझ में रही नहीं, अपन किससे दोस्ती करना चाहिए, कौन सी ताकतों का इजाफा करना चाहिए, किसमें है उसने अखलाक का, किसमें हमने दावत का काम करना चाहिए, कौन से भूखे नंगों को हमने रोटी कपड़ा देना चाहिए, कौन से लोगों को अपने साथ खड़ा हो, कौन सी कौमें हमारे हमदर्द बन सकती है, कौन सी कौमें हमारे साथ लड़ने में आ सकती है। आप उनको छोड़ रहे हो और वो घराने के पीछे साफ साफ करके लग जाते हैं आप एक लीडर के पीछे अंधे बन के। वो लीडर आपको ना तहफ़्फ़ुज़ देगा, ना आपकी मदद करेगा, ना आपके अड़े वक्त में आएगा। बिल्कुल, इसलिए नए तरीके शुरू करो, महरूम तबकों के पास जाओ, उनसे दोस्ती करो, उनको साथ मिलो। वो चुन के आएगा तो असेंबली में तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन उसकी कौम रास्तों में तुम्हारे साथ खड़े रहेगी। इसलिए ये फार्मूला लाना पड़ेगा, ये साजिशों को तोड़ के अपने को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। और यही है, इसीलिए हम जो मुसलसल पसमानदा तबकों की लड़ाई, मेहनत कशों की, मजदूरों की, पीड़ितों की लड़ाई, हाँ वो किसी भी धर्म का हो, अगर जो ऊंची जातियां, मराठा बम्बन ऊंची जातियां हैं, इस जाति का भी पीड़ित आएगा ना कोई, तो उसके साथ भी खड़े रहना फर्ज है। क्योंकि इंसानियत के नजरिए से काम करो, अदल और इंसाफ के नजरिए से काम करो, चाहे कोई भी समाज का पीड़ित रहो उसकी मदद को दौड़ो, तो ये आप साबित कदम रहोगे। लेकिन आप अगर उसमें भेदभाव का नजरिया रखोगे तो फिर आप खुद बेईमान हो तो आपके साथ बेईमानी होगी। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन, और मैं मानता हूँ इस इंटरव्यू का बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, जो हमारी आवाम है, आवाम की शहजादियों यानी कि जो कौम की बच्चियां हैं हमारी, उन लड़कियों के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे जो बेहुरमती हो रही हिजाब को लेकर, फिर जो लॉ ट्रैप चल रहा, भगवा लॉ ट्रैप बोलूंगा मैं उनको, वो चीज़ हो रही है इस समाज के अंदर, तो उनको इन चीज़ों से बचे कैसे हो लड़कियां? और इन चीज़ों से अगर बचना नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट फैसला लेके आ सकती है, ऐसा कुछ होगा? गवर्नमेंट फैसले नहीं लाएगी, गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देगी, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चियों के इश्यूज पे अगर हमको सोल्यूशन चाहिए तो हमको बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना पड़ेगा। इन तमाम बातों के लिए मिल्लत के नौजवान कसूरवार हैं। आप तालीम में पीछे हो, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आपके लिए पढ़ना पास होना मायने नहीं रखता, आपके लिए अपने शौक पानी मायने रखते हैं, लेकिन पढ़ रही बच्चियां हैं। आप बताइए कि हमारे नांदेड़ के मेडिकल कॉलेज का चंद साल पहले हमने सर्वे करे थे, 19 मुस्लिम स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिसमें 14 लड़कियां 5 लड़के थे। उन लड़कियों को लड़का कहाँ मिलेगा? वो MBBS करेगी, कंप्यूटर से शादी करेगी। आपके बच्चों के अंदर पढ़ने का जुनून क्यों नहीं है? आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा सोसाइटी का। सही बात। जितनी ईमानदारी से बेटियां मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, उनको तो आपको ध्यान देना पड़ना, पढ़ने का मौका देना पड़ेगा ना। तो उनके बराबरी से आप लड़कों के ऊपर भी ताकत लगाओ ना, उनको भी पढ़ाओ ना, वो भी रहे ना उनके साथ में। पहली बात। दूसरी बात है, फिर भी ये बच्चियां तालीम में इतनी तरक्की कर रही है, देखे नहीं जा रहा, इसलिए उनका हिजाब छीन रहे, इसलिए उनके कॉलेज के अंदर सख्ती कर रहे को यूनिफॉर्म कोड की। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये दिक्कतें लाने वाली है। इसका सोल्यूशन वही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
आपकी सियासी क़यादत ही इन मसलों से आपको आज़ाद कर सकती है। सही बात। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें हमको हमारे टीचरों का, उलेमाओं का और हमारे समाजी कारकुनों का और हमारे सियासी लीडरों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। वो कॉमन प्लेटफॉर्म अकेले उलमा पे डाल देते, उलमा तरबियत नहीं कर रहे, अकेले माँ बाप पे डाल देते, माँ बाप तरबियत नहीं, अकेले टीचर पे डाल देते, टीचर। कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है। बदउनवानियों की जिम्मेदारी हम सबको कलेक्टिवली लेनी पड़ेगी और हम सबको इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। कोई अकेले पे इल्ज़ाम देने से कौम और बद से बदतर बनेगी। सुधारना है तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमको उलमाओं का एहतराम करना पड़ेगा, उनको साथ में लेना पड़ेगा। टीचरों का एहतराम करना पड़ेगा, उनको साथ में लेना पड़ेगा। सोशल लीडरों का भी एहतराम करना पड़ेगा, उनको भी, पॉलिटिकल लीडरों को भी साथ में लेना पड़ेगा। और पेरेंट्स को फिर बोलना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, चलिए हम मिलकर तरबियत करते हैं, आप इतनी जिम्मेदारी लो, हम इतनी जिम्मेदारी लेते हैं। हमको ये कॉमनली, कलेक्टिवली करना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो नौजवान बच्चियों का जो मसला आ रहा, मतलब जो लड़कियां के ऊपर हिजाब का मसला है या कोई भी मसला ले लो, तो इसके लिए एक बेस्ट राय दी सर ने, बेस्ट एक मतलब एग्जांपल के जरिए बताया कि जो उलमा लोग हैं उन लोगों को हमारे तरफ मुतवज्जो करना है, हमें साथ मिलकर काम करना है। तो सर मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आपके बिजी शेड्यूल में वक्त दिया हमें। तो सर मेरा इंटरव्यू में आप कोई भी एक शायरी से खत्म करना चाहूंगा, कोई भी एक शायरी बोल दीजिए। अच्छा, मुझसे सुनना चाहते हैं आप? देखो, अभी जो संघर्ष हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपनी कौम गलत लोगों पे एतबार कर रही है ना। कांग्रेस जैसी पार्टियों पे, कांग्रेस जैसे लीडरों पे, गलत लोगों पे कर रही है। और ये गलत लोगों पे एतबार इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कौम के कुछ लोग हमारे कौम को मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं इधर आओ, बीजेपी आ जाएंगी, डरा रहे हैं। तो ऐसे अपने कौम के अंदर के कांग्रेस समर्थक जो है उधर ले जाने वाले लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बेज़मीरों से, सियाकारों से, मक्कारों से फ़ायदा कुछ नहीं है गिरती हुई दीवारों से। बेज़मीरों से, सियाकारों से, मक्कारों से फ़ायदा कुछ भी नहीं है गिरती हुई दीवारों से। अपने दुश्मन से डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फ़कत कौम के गद्दारों से। क्या किसी शायर का ये शेर है। सर और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने शुरू में कहा ट्रेन के अंदर आपको किसी ने कहा था, वो एक शेर फिर से एक बार बोल दीजिए। देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि बड़े कमज़र्फ होते हैं वो जो पैसों के लिए अपने मुल्क को छोड़ते हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने मुल्क में रहकर ही ज़रिया आमदनी को खड़ा करना चाहिए और अपने मुल्क में रहते हुए भी अपने वजूद को बचाना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी पहचान। यस, एग्जैक्टली। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वंचित बहुजन अघाड़ी डॉक्टर फारूक अहमद साहब जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे फैसले मतलब जो इन फ्यूचर में वो लेने वाले हैं जब एमएलए बनकर आएंगे नांदेड़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एक पॉजिटिव लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है एक समाज के अंदर। वो सर के अंदर वो क्वालिटीज़ मुझे भी दिखी और आपको भी बिल्कुल इंटरव्यू जरिए समझ आ जाएगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सर को सपोर्ट कीजिए और ऐसे पॉजिटिव लीडर्स को आगे हमें बढ़ाना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर में आने वाली कौम जो है, इन फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसे फ़ायदा हो। शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो जैसे कि आपने देखा, अगला मेहमान कौन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।